नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस के पीवाईक्यूज की सीरीज देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, जिसमें मैं आपको यहां पर ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, उन क्वेश्चंस का यहां पे सॉल्यूशन बताता हूं। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके डेट वाइज और शिफ्ट वाइज कराए जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में, और इस 2022 में 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था। तो हमने वहां से स्टार्ट किया है और यहाँ पर शिफ्ट वन, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के माध्यम से आज जो हमारा पेपर चलने वाला है वो 30 अगस्त 2022 को आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर चलने वाला है। तो कल भी दिमाग में आया होगा कि 30 अगस्त 2022 तो परसों भी चली थी, तो भाई वो शिफ्ट फर्स्ट थी, आज हम शिफ्ट सेकंड करने वाले हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या बताना है कि आगे आपको पता है कि ये क्लासेस जो हैं वो जो टीचर्स हैं हमारे उनके द्वारा ली जा रही हैं। जीएस की क्लास है वो शाम को 5 बजे आपको ललित सर के द्वारा दी जाती है। शाम को 6 बजे मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, जो मैं साइंस की पीवाईक्यूज कराता हूं, और शाम को 8 बजे जो क्लास होती है वो आपकी मैथ्स की क्लासेस होती हैं, जिसमें यादविन सर आपको मैथ्स की पीवाईक्यूज कराते हैं जो आपके ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक साइंस स्पेशल बैच, और ये साइंस स्पेशल बैच आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ये कहाँ मिलने वाला है, तो ये आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। और ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, तो प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो आप वहां से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप हमारे होम पेज पर पहुंचेंगे एप्लीकेशन के, तो आपको 99 रुपये में एक बैच दिखेगा जो होगा आपका साइंस स्पेशल बैच, और इसको कंप्लीट करने वाला हूं मैं। और यहां पे मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, तो भाई फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं इस 99 में, इस केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाला हूं, इसके अलावा मैं बायो भी पढ़ाने वाला हूं। तो आपको मैं तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाला हूं केवल 99 में। तो भाई आपका जो सब्जेक्ट है 99 रुपये में अगर अच्छा हो जाता है तो क्यों ना ले लिया जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आपके पास में मौका है, क्योंकि इसके लिए हम यहां पे आगे जाकर इस 99 के ऑफर को खत्म कर देंगे। ये तब तक है जब तक मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, जिस दिन मैं कह दूंगा कि अब आपका ये 99 वाला ऑफर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद से आपको ये 99 में नहीं मिलने वाला है। तो अभी आपके पास में मौका है। तो 99 रुपए में एक ऐसा बैच जिसमें एक बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्यों ना जल्दी ले लिया जाए। ठीक है, चलिए बाकी का मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चों ने जो ले लिया है तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ये स्टार्ट कब होगा। अभी तक इसमें डेमो क्लासेस जो दी गई हैं, बाकी आपका मैं बता दूं कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग जो है इसकी वो आपको मंडे से मिल जाएगी। तो आप जो आपकी डेट कितनी है, शायद 9 तारीख है, और यहाँ पे 9 तारीख के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं तो आपका 12 तारीख, तो 12 मई को आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और 12 मई से आप हमारे साथ में एप्लीकेशन पे जुड़ना ना भूलें। जितने साथियों ने ये बैच ले लिया है उन साथियों से यही अनुरोध है कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये बैच स्टार्ट कब से होगा, तो मैं आज ही बता रहा हूं कि 12 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके पास में रेगुलर लाइव क्लासेस दी जाएंगी। अभी तक आपको डेमो क्लासेस दी गई हैं जो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं, और आप परचेज करेंगे तो वो आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएंगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन पे तो मिलेंगे ही। बाकी मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आप जाएंगे तो ये डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको मोशन की चैप्टर पढ़ा है। मोशन को फिजिक्स में मैंने मोशन को कंप्लीट किया है। इसके साथ ही अगर आप बायो का डेमो देखना चाहेंगे तो बायो का डेमो भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको सेल यानी कोशिका के बारे में बताया है। ये जो है वो मैं आपको डेमो इसलिए दिया है कि आपको पता चल जाएगा कि इस 99 रुपए में आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो वास्तव में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो इस 100 रुपए के अकॉर्डिंग मुझे 1000 रुपए का चीजें यहाँ पे मिलने लग जाएं, 1000 से ज्यादा की चीजें अगर मुझे मिलने लग जाएं, तो क्यों ना मैं 100 रुपए खर्च कर सकूं। तो इसलिए ये बैच जो है आपको 99 में मिल रहा है। तो चलिए अभी ऑफर है तो जल्दी खरीदिए। खरीदने के बाद में आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो मंडे से हो जाएंगी, और मंडे से आप लगातार मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में। तो जरूर जुड़ना ना भूलें, लेकिन खरीद जरूर लें।
अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा पीवाईक्यू चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चंस को देखना होता है तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस ने पूछा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। कहता है कि निम्न में से, यानी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखो, एक बात याद रखना कि हमारा जो माइंड है ना, नहीं पर फोकस सबसे कम करता है। ठीक है, तो किसी ने अगर ना बोल दिया है तो उसका मतलब ना ही होता है। ये बात पहले ही समझा जा चुकी है कि नो मीन्स नो होता है। तो नहीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, ना कि हाँ पर। हमारे पास में ये 4 जो दे रखे हैं, ये हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका एल्केन, दूसरा होता है आपका एल्कीन, तीसरा जो होता है वो होता है आपका एल्काइन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है ठीक है ये होते हैं, अब क्या करना है, तो आपको फिर बता देता हूं। इनका कुछ फॉर्मूला होता है। जब मैं एल्केन की बात करूंगा तो एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n प्लस का 2। ठीक है, यहां पर एल्कीन जो होता है वो होता है आपका CnH2n, और एल्काइन जो होता है वो होता है आपका CnH2n माइनस का 2। ठीक, तो आपके माइंड में अब क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मुझे सॉल्व किस तरीके से करना है। तो ये आपका एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, और एक तरफ आपका एल्काइन हो गया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है C2H4। तो C2H4 का मतलब है कि आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। यहां पर कार्बन की संख्या 3 है तो यहां पर 6 है, तो इसका भी मतलब क्या है, ये दुगनी हो रही है। और ये भी क्या है, 4 और 8, यहां पर भी जितने कार्बन हैं उसमें उतना उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये जो समूह बनेगा, ये समूह आपका एल्कीन का बन जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि CnH2n है। तो अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूं, मान लीजिए, चलो यहां से कर देते हैं, 2 रख दूं, तो Cn तो हो जाएगा आपका C2, और H2n क्या हो जाएगा, यानी 2 में 2 का मल्टीप्लाई, जो कि बन जाएगा आपका H4। तो आप देख लो कि इस तरीके से आपकी संबंधित जो है ये सही बैठ रहा है, और आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सही है। हमें बताना है नहीं है। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि C2 है और H2 है। गुड इवनिंग महाकाल की लाडली। तो कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है। ये कैसे चेक करें, आप अगर यहां पे माइनस वाले टर्म को देखें तो यहां पे अगर मैं C की जगह पे क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो C तो हो जाएगा आपका 2, और हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे यानी कार्बन यहां पे N की जगह पे 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस का 2 यानी 2। तो ये क्या बन गया, C2H2। इसी तरीके से यहां पे समझ में आना चाहिए कि जितने आपके कार्बन हैं उसका दुगना कर दिया जाए और 2 माइनस कर दिया जाए, उतने हाइड्रोजन होंगे। तो C3H4 है तो जितने कार्बन है 3 है, अगर 3 है तो इसका दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, जो कि है। इसी तरीके से 4 का दुगना 8, 8 से 2 माइनस किया 6, तो आपका बी भी यहां पे क्या है, एक समजातीय श्रेणी का है। अब देखते हैं सी क्या कहता है। सी कहता है CH4। ठीक है भाई, कह रहा है CH4 है। CH4 में कार्बन कितना, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक, C2SO की बात कर रहा है। अगर मैं इसको चेक करूं, चलिए ये कैसे चेक करना है, अब दिमाग में आ रहा होगा, CH4 में कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन तो 4 है, यहां पे कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो आप बताओ C2H6 हमारा कैसे बनेगा कि मैं दुगने में क्या करूं, 2 जोड़ दूं। तो यहां पे तो बन रहा है कि कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी कि दुगने में 2 जोड़ दो। यही तो हो रहा है, क्या यहां पे ये बन रहा है, कार्बन में संख्या है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, दुगने में 2 जोड़ दो। तो 1 का दुगना तो 2 ही होता है, और 2 का 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। C3H6 बन रहा है, क्या C3H6 बनेगा, तो C3H6 में भी देख लेते हैं। कार्बन की संख्या हमारे पास में कितनी है, 3 है, तो यहां पे दुगना हो जाएगा आपका 6, और 2 और जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, जो कि ये गलत बन रहा है। हमें गलत ही बताना था कि जो पूरा श्रेणी गलत है वो ये है ऑप्शन नंबर सी। आया समझ,
समझ में आया? मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से इसको बता सकते हैं। बाकी आप इसको भी देखोगे, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10, 7 का दुगना 14, जो कि एल्कीन का सदस्य है। आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। धावन सोडा की बात आ रही है कि धावन सोडा जो है वो प्रकृति में कैसा होता है। तो बताइए कैसा होता है। आपके सामने धावन सोडा होता क्या है, दिमाग में ये आएगा सबसे पहले कि मैं यहाँ पे धावन सोडा की बात कर रहा हूं, तो ये वही धावन सोडा है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसे? धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो सोडियम क्या होगा, सोडियम तो मैंने बना लिया, Na2CO3, यानी कार्बोनेट बन जाएगा आपका CO3। तो अगर यहाँ पे ये बन जाए डे का, यानी आपका हाइड्रेट जो है वो आपके 10 हो जाएंगे, तो ये आपका किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा धावन सोडा का। ये कैसा होता है, क्योंकि ये कपड़े के उद्योग में काम आता है। दिव्यांशी नमस्ते, ठीक है। इसके अलावा पानी की कठोरता को कम कर रहा है। अगर दिमाग में आ जाए कि पानी को कठोरता को कम कर रहा है, तो ये कैसी प्रकृति का होना चाहिए, तो ये अल्कलाइन का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। ये साफ सफाई में काम आता है, ये कपड़े उद्योग में काम आता है, ये कागज उद्योग में काम आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 10H2 होता है। इसे धावन सोडा के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। 3 क्या कहता है हमारे सामने? 3 है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें दे रखी है। अब दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण इस टाइप से होता है। अब ये कैसे बता दोगे कि ये कैसे अवतल दर्पण है? तो अवतल दर्पण आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक कि पॉलिश नहीं की जाए। दर्पण कब बनेगा, मिरर कब बनता है कि एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड में आप अपना फेस देखते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा कि एक तरफ में पॉलिश की जाएगी, लेकिन पॉलिश में किस साइड करूं? पॉलिश मुझे करनी पड़ेगी बाहर वाली साइड में, जो उभरार हुआ है यानी उभरी हुई साइड है, उसमें पॉलिश करनी पड़ेगी। कर दी। अब बताइए अब क्या करना है? तो अब मुझे ये करना है कि इसके पास में एक मेजर एक्सिस होती है, चलिए ये भी मान ली होती है। अब यहां पे आपका एक होता है फोकस और एक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये होता है मिरर के बीच का पार्ट, इसे कहते हैं पोल। इतनी बात समझ में आई? इतना बताया क्यों है? क्योंकि यहां पे फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहां पे किस तरीके से बताएंगे? तो ये फोकस तक की दूरी कितनी है मेरे पास में? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है कि कार्तीय चिन्ह जो होते हैं ना, उनका पालन करना है। अब एक बात याद रखना, जब भी कार्तीय चिन्ह की बात आ जाए तो यहां पे याद रखना कि जब हम मिरर के राइट साइड होंगे तो हमेशा प्लस लेना है, मिरर के लेफ्ट साइड होंगे तो हमेशा माइनस लेना है। आपको यहां पे फोकल लेंथ कैसी दिख रही है? मिरर के लेफ्ट साइड में दिख रही है। अगर लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे माइनस में लूंगा, यानी मेरी फोकल लेंथ कितनी है? माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताना है वक्रता केंद्र। तो आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र जो होता है ना, ये जो होता है ये फोकल लेंथ का दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। तो अब आपके सामने क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस के 24 से करना है। तो आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा क्या? 48, जो कि माइनस में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहां पर भी सेंटीमीटर होगा और ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। और यहां पे एएसपी ने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया है। इसी के साथ में ऐसे ही आपको आंसर देने हैं, तो आप लगातार क्लासेस को देखिए। और एएसपी ने 17 अगस्त 2022 से सारे सेट देखे हैं, इसलिए अब एएसपी के आंसर निकलते आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि एएसपी ने यह भी बोला था कि मेरी साइंस कमजोर है, और अब वो आंसर देने लगा है, जिससे उसके ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें इस चीजों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? पढ़ो इसे, समझो क्या कहना चाहता है भाई, इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? कहता है क्या कि यदि एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से
तय करने में 36 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहले मेरे पास में क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। तो इसे मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये तो मेरे पास में चाल दे रखी है। जो सीरियल में चलती है वो भी चाल होती है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, चाल दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। इसे पूरा करने में टाइम कितना लगता है भाई, 36 मिनट लगते हैं। और 36 मिनट मेरे पास में क्या है, टाइम है। अब आप एक बात देखो यहां पर ध्यान से कि इधर तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यहां पे मुझे मिनट में दे रखा है। अगर मुझे आंसर सेम कंडीशन में चाहिए या किलोमीटर में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे चेंज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, घंटा बनाना पड़ेगा, यानी आवर में चेंज करना पड़ेगा। और आवर में से जब मैं चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। और इसको डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला कि यहां पे मुझे 0.6 घंटे मिले। क्या मिला, 0.6 घंटे मिले। ठीक है, तो आपके समझ में आ चुका होगा कि यहां पे मेरे पास में टाइम पता चल गया, चाल मुझे पता है, फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए कि क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर आपको ये समझना है तो आप हमारी क्लासेस में जा सकते हैं, जो मैं यहाँ पर ऑनलाइन यानी पेड बैच में जा रहा हूँ। और पेड बैच भी आपको बहुत महंगा नहीं है। ये दिमाग में आ रहा होगा यार इतना महंगा मैं कैसे लूंगा, 100 रुपये भी इसकी कीमत नहीं है। 99 में मैं आपको पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो भाई इससे सस्ता कहीं और मिलने वाला नहीं है। लेकिन दिमाग में आएगा कि भाई सस्ता क्यों है, हमें सस्ता क्यों दिया जा रहा है। तो भाई एक बात याद रखना कि सस्ता वो होना ये नहीं कहता कि यहाँ पे कंटेंट खराब होगा। कंटेंट बेस्ट होगा, डेमो दे दिए हैं, आप डेमो जाके देख सकते हैं। और ये चैप्टर मैं पढ़ा भी चुका हूं उसके अंदर। दूरी मेरे पास में कितनी है, दूरी मेरे पास में है 5। ठीक है, 5 किलोमीटर, सॉरी दूरी नहीं दी है, चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है मेरे को चाल। ठीक है, ये क्या है, दूरी मुझे पता करनी है। समय मेरे पास में कितना है, 0.6 आवर का समय दे रखा है। ठीक, अब क्या करना है आपको, बस यहां पे इसको सॉल्व करना है। तो दूरी यहां पे क्या हो जाएगी, दूरी यहां पे हो जाएगी 5 इंटू 0.6, 5 इंटू 0.6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका क्या, पॉइंट से यहां पे 6। अगर आपको और सॉल्व इजी करना है तो इसको 10 कर दो, और ये हो जाएगा आपका 2 बाय, और 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3। तो दूरी कितनी आई भाई, केवल 3 किलोमीटर की दूरी थी। उसको इसलिए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा था, और इतनी चलने के लिए उसने 36 मिनट लिए हैं। ठीक है, आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अगर आंसर की बात करो तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। तो डी किस लिए कितने लोगों का आ रहा है, फिजिकल क्लियर हो गया है मेरा। किस बात का, किसका फिजिकल, ये तो बता दो। अगर ये बता दिया फिजिकल क्लियर हो गया, लेकिन किसका फिजिकल क्लियर हुआ है, ये है कोई ना कोई एग्जाम होगा उसका फिजिकल होगा, बता दो ये भी। बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। अगर बीएसएफ में हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको इस टाइम पे ज़रूरत भी है भाई हम लोगों, आप लोगों की, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो। क्योंकि अभी हाल ही में आप चीज़ें देख पा रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि क्या चल रहा है इस टाइम पे। 50 बच्चों में 3 नंबर पे आए थे, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात फिर तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कहता है हमसे, पाचन के दौरान, अब भाई पाचन की बात आ रही है तो ये डाइजेशन की बात जब आएगी तो हमें कुछ खाना होगा। तो हम क्या खा रहे हैं इस टाइम पे, उन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। ठीक है, ये सबको पता है। उदाहरण के लिए आप चावल खा लो, आलू खा लो, चाहे ब्रेड खा लो, ये तो होना ही है। अब बोला गया है कि चावल, आलू और जो ब्रेड खाते हैं ना, उसमें होता क्या है। ठीक है, और ये विघटित अगर हो रहा है तो किसी ना किसी चीज का निर्माण कर रहा होगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आलू के अंदर क्या पाया जाता है, आलू के अंदर क्या पाया जाता है, ये सब बहुत अच्छे से रट के आ रहे हैं।
जब भी कोई भी टीचर कभी भी इसको पढ़ाने की कोशिश करता है, विटामिन को, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसके पास में पता होता है कि आलू सबसे पहले बताता है, आलू। ठीक है, तो आलू के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी आलू के पास में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। और याद रखना ये किसका निर्माण कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो किसका निर्माण करेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है यहां पे विघटित होकर किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर है। क्या कह रहा है कि हमारे पास में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, और इस ब्लीचिंग पाउडर के हमें क्या क्या दे रखे हैं, उपयोग दे रखे हैं। तो उपयोग के आधार पर आपको हमें यहाँ पे क्या बताना है, सही सही यूज बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही होंगे। तो अब बताओ, ब्लीचिंग पाउडर की बात आ रही है, तो ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज होता है। पहला कथन है कि पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी वाटर में, पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को मिला देते हैं तो क्या होता है, वो कीटाणु रहित हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप, मैं ये और बता देता हूं कि हम जो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2 होता है। और इसी को हम, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब दिमाग में और आना चाहिए, ठीक है, हमें फर्स्ट तो पता चल गया कि ये जरूरत है, जब पानी की आपूर्ति है उसमें कीटाणु रहित करना है तो जरूरत है। सेकंड कहता है कि हमारा जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है तो ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत होती है। तो सेकंड भी सही है आपका, सेकंड भी, क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत होती है। ऊन का कसंचनीय बनाने के लिए तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, ऊन के अंदर क्या होती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, आप देखते हैं सिकुड़न आ जाती है। तो उन सिकुड़न को दूर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर में उसे धोते हैं, कहते हैं ना ब्लीच करना है, तो ब्लीचिंग पाउडर में उसे धो देते हैं। तो आपको पता है कि ऊन में अकुसंचनी का मतलब है, नॉन श्रिंकेबल का मतलब है कि उसके अंदर सिकुड़न नहीं आ रही है, यानी सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। वो किसकी वजह से नहीं आती है, वो नहीं आती है ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉटन को ब्लीच करना होता है, भाई कॉटन के कपड़े लेके आते हैं उसको भी कहते हैं हम ब्लीच कर लेते हैं, तो कॉटन को भी ब्लीच किया जाता है, वो भी किसके माध्यम से, इसी के माध्यम से किया जाता है। और क्या किया जाता है, तो आपने देखा होगा रासायनिक उद्योग जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण के एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे पास में ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया है ऐसा, भाई हमने तो कुछ कहा नहीं है किसी से, पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में इसके आंसर देने की कोशिश करो। हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है लेंस की क्षमता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब लेंस की क्षमता कैसी दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हम चलो इसकी बात ही नहीं करते, तो यहां पे हम कह सकते हैं P जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, -5 डायोप्टर दे रखा है। ठीक है, चलो इसके अलावा मेरे पास में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/f, और F जो होगा वो किस में होगा, वो मीटर में होगा, तब हम यहां पे डायोप्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बोला जाए कि पावर की वैल्यू कितनी दी है, -5 दी है, और मुझे क्या पता करना है, एफ पता करना है, लेकिन एफ मुझे यहां पे आंसर तो मुझे सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तब आपके दिमाग में क्या होगा कि यहां पे मैं क्या करूं कि -5 को कन्वर्ट कर दूं किसमें, किसमें कन्वर्ट कर दूं, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो पहली बात तो ये आंसर कितना आएगा, माइनस का 0.2 आएगा।
5 को 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.2 क्या आएगा, मीटर आएगा। और 0.2 मीटर का मतलब क्या होता है, माइनस का 2 मीटर का 0.2 का मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आया समझ? आ गया समझ? बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हमसे बोला गया है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, यानी ये क्या है, एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अब अवतल दर्पण क्या होता है, ये तो मैं पहले ही वाली क्वेश्चन में ही बता चुका हूं आपको। अवतल दर्पण होता है कि एक हमारे पास में इस तरीके का कर्व है, हमने जो कि खोखले गोले से प्राप्त किया है, और हमने क्या कर दिया, बाहर वाले इलाके में इसकी पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद में इसने मिरर का काम कर दिया, और मिरर का काम करने के बाद इससे बोला गया है कि सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो मान लीजिए ये है इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे मैं 2f कह रहा हूं। और इसने बोला है कि अब जो वस्तु रखी है ना, वो फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखी है। तो अब आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सीधा सीधा आंसर मिल गया मुझे यहां पे। तो क्या मिला कि फोकस दूरी ये है, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन वस्तु तो 3 गुनी दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब है वो सी से दूर रखी होगी, यानी सी के पीछे रखी है। अब बता दो आंसर क्या होगा, कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण का पीछे तो ये साइड हो गया, नहीं है एफ और सी के बीच, तो एफ ये है, सी ये बीच में कैसे हो जाएगा, जबकि वो फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर है। सी कहता है सी से परे स्थित किसी बिंदु पर, तो बिल्कुल सही कहता है भाई कि ये सी से पीछे ही रखी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 3 गुनी दूरी पर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से 2 गुनी दूरी पर है। ठीक है जी, देख लिया। चलें आगे, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक और चीज। पढ़ाना मैं पढ़ा ही रहा हूं, आपको पता है। इसके अलावा आपको चीजें ये समझ में आ रही होगी कि मैं चीजों को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि और अच्छे से कंसेप्ट को जानना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप मेरे साथ में इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक साइंस स्पेशल बैच है। और इस साइंस स्पेशल बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाऊंगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कि रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो आप इस बैच को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और मिलेगा कहां पे, तो ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और एक स्पेशल बैच, स्पेशल प्राइस पे, स्पेशल, मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, चलो स्पेशल कंटेंट के साथ में आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ में, YSC की टीम के साथ में। तो जल्दी करिए, 99 रुपए में एक बैच जो आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल रहा है, बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में मिल रहा है। तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है, हर चीज एक बार आती है कभी कभी। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे द्वारा जो बैच दिया गया है ये आपको पहली बार दिया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी कंटेंट के साथ में, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, कंटेंट के साथ में, कंसेप्ट के साथ में, बहुत अच्छी थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी करिए, इस बैच को आप ले सकते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग यूपीएसआई का भी बैच लेके आ रहे हैं, हम लोग ग्रुप डी का भी बैच पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप इन बैच को भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपसे क्या कहता है, तो जानिए अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो क्या कहता है। तो कहता है क्या, कहता है ये कि क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस समूह में, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जो बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है। इन चारों में से कोई ना कोई ऐसा समूह होगा जिसमें बायोडिग्रेडेबल या फिर कोई जैव निम्नीकरण जो होते हैं, यानी जहां पर जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो कहां मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण या फिर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं। अब आप बताओ, चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो पहला कहता है सब्जियों के छिलके, बिल्कुल भाई, सब्जी के जितने भी छिलके होते हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल होते ही हैं।
मान लिया लकड़ी होती है, हाँ जी होती है लकड़ी। क्या रबड़ होती है? नहीं भाई, रबड़ बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, वो बहुत जल्दी अपघटित नहीं होती है। इसके बाद बी ऑप्शन कहता है घास, तो सभी जानते हैं घास तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण होती है। लकड़ी भी होती है, संतरे के छिलके भी होते हैं, और हमें आपका तुरंत ही आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बाकी यहाँ पे प्लास्टिक का तो भाई सब लोग विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक अपघटित नहीं होती है, बहुत टाइम तक ये अपघटित नहीं होती है, इसलिए कहा भी जाता है कि आप प्लास्टिक का यूज ना करें। ऐसी प्लास्टिक का यूज ना करें जिसे वन टाइम यूज करके फेंक दिया जाता है। तो आप कोशिश करें। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए किसकी? अम्ल की। यानी जब भी किसी अम्ल की यानी एसिड की किसके साथ में? बेस के साथ में यानी क्षार के साथ में अपक्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट तो मिलता ही है, लवण तो मिलता ही है, साथ में हमें पानी मिलता है यानी जल मिलता है। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ये जो अवक्रिया है ना, इस अवक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि इस अवक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अवक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रल करना, या फिर न्यूट्रलाइजेशन अवक्रिया कहते हैं। क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होगा? ये वो चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, जो सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। फोटो आपको दिख गया होगा, अगर नहीं दिखा है तो मैं बिसाइड हो जाता हूं, आपको चीजें और अच्छे से दिख जाएंगी। कि हमारे पास में एक ऐसा जीव है जो क्या कर रहा है, यहां पे कुछ जंतु जैसे घोंगा, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस घोंगे में अपना लिंग बदलने की क्षमता होती है। भाई आप लोग तो नहीं बदल पाते, लेकिन घोंगा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जिसके अंदर लिंग बदलने की क्षमता होती है। तो ये क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन आपके सामने है। कहता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो दिमाग में याद रखना कि यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लिंग है यानी जो जेंडर है वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो बिल्कुल यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है? ये पर्यावरण के कारकों की वजह से होता है, ये टेम्परेचर की वजह से यहां पे निर्धारित होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको पता है हम लोगों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो जीन के आधार पे होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए होता है, लेकिन घोंगे के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये क्यों बदलता है? तो भाई हम लोग भी ना, सब लोगों को पता है कि हाँ, बाल वाल काट के निकलते हैं और कपड़े अपने अच्छे सेंट वेंट लगा के निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? अट्रैक्शन के लिए। भाई अपोजिट जेंडर से होता है कि नहीं होता? ऐसा ही ये क्या करता है, ये क्यों बदल रहा है कि जब ये यहां पर इसलिए बदलता है कि ये साथी को खोजना चाहता है, और अगर इसे साथी खोजना है तो उसकी संभावनाओं को बढ़ाता है। बढ़ाने के लिए अगर इसे दिखता है मेल है तो ये फीमेल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है। ठीक है, मान लिया हमें यहां पे आर की वैल्यू दी है कितनी? 10 ओम। फिर कहता है कि 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यहां पे धारा का मतलब है आई, जो कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.2 एम्पियर की धारा है। कितने टाइम में? यानी 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध में कहीं ना कहीं उत्पन्न ऊष्मा, यानी ऊष्मा कब उत्पन्न होगी? हीट कब आएगी? जब प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध ज्यादा तो हीट ज्यादा। तो यहां पे आप यहां पे कह सकते हो कि जूल का हीट वाला लॉ होता है ना, उसका यूज होना है, तभी मैं बता पाऊंगा ऊष्मा कितनी है। अब जूल का हीट वाला लॉ जो कहता है वो क्या कहता है कि आपका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। इसका यूज यूं कर रहे हैं क्योंकि आई दिया गया है, आर दिया गया है, टी दिया गया है।
आप बताओ आई क्या है हमारे पास में, आई तो 0.2 है, तो मैं कह सकता हूं कि 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करना है। आर की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 10 ओम दी गई है, और टी की वैल्यू की मैं बात करूं तो 1 सेकंड दिया गया है। अब आप सॉल्व करोगे तो 2 से अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो 10 आएगा, 10 से ये 10 सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 से सीधा सीधा कट रहा है तो अब आप बताओ, ये 2 है, ये 0.2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.4। अब हीट की बात आ रही है तो हीट का फॉर्मूला जो है ये इसका मात्रक क्या बताता है, जूल बताता है। तो आपके पास में ऊष्मा निकल के कितनी आ गई, 0.4 जूल निकल के आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ में है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखो हीट जब भी निकालनी होगी हम ये तय करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहां पे एच यहां पे कितना है, आई दिया गया था इसलिए हमने आई के फॉर्म में चाहिए, आर दिया गया है इसलिए आर का फॉर्म चाहिए, तो यहां पे आई स्क्वायर आर टी का यूज कर लेंगे। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग, बहुत देर से गायब हो और यहाँ पे आपके 6:45 यानी हम लोग बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। आप इतनी देर में क्यों आए हो, सबसे पहले इसका आंसर दो। आप रोजाना सही टाइम पे आते हो, आज क्या हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है, तो आप जानते हैं सोकर उठी, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास में कोई छड़ चुंबक जिसे बार मैग्नेट के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, ये मैंने बार मैग्नेट बना दी, ये है आपके पास में बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की बात हो रही है, अब पूछा गया है कि कौन से कथन यहां पे सही होंगे। तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला कथन कहता है कि छड़ जो चुंबक है ना, इसके अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो एक बात याद रखना कि जब आप यहां पे चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं तो चुंबक के पास में दो पोल होते हैं, एक होता है एन और एक होता है एस। अगर मैं अंदर ना लिखूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अब यहां पे क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कहां से कहां जाती हैं, तो याद रखना जब भी चुंबकीय बल रेखाओं की बात की जाएगी जो कि काल्पनिक होती हैं लेकिन हम इनको दर्शाते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए क्या कहेंगे कि नॉर्थ से निकल के जाती हैं साउथ की ओर। अगर आपने 12th में इसका प्रयोग किया गया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपने कंपास का यूज किया होगा और चुंबक रख के कंपास से हमने क्या किया होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बनाई होंगी। अगर किया हो तो यहां पे क्या होता है, कंपास को रखते हैं और इस तरीके से वो घूमते हुए जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो जा रही हैं वो कैसे जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और चुंबकीय बल रेखा निकलती तो वो इस तरीके से आगे जाती, लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ये बात आप याद रखना। अब आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि ये जो वक्र बनाती हैं, अगर यहां से वक्र बन रहा है तो कर्व यहां पे हमेशा कैसा बनता है, क्लोज्ड बनता है। और अगर क्लोज्ड कर्व बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से भी ये क्या कर रही होंगी, चुंबकीय रेखाएं अंदर से भी बाहर इस तरीके से अंदर से भी आ रही होंगी। तो ये मैं कह सकता हूं कि ऐसे ये जाती हैं, ठीक है। और ये वाली भी रेखा है तो वो भी ऐसे जा रही होगी। तो अब यहां पर जाएंगी कैसे, अगर ये बाहर की ओर से ऐसे जा रही हैं तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होंगी, आउटर पार्ट में ये कैसे जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। तो इनर वाले पार्ट में ये कैसे जा रही होंगी, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होंगी, तभी तो ये पूरा वक्र बना रही हैं। तो पहला क्या कहता है, छड़ चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होगी। तो हाँ जी, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, इसलिए ए सही हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल छड़ चुंबक के बाहर विद्यमान होती हैं, तो भाई बी पॉइंट आपका सही क्यों होगा। अगर ये बाहर की तरफ में विद्यमान होती तो यहां पे इनर पार्ट में ये रेखाएं क्लोज्ड कर्व कैसे बनाती। तो याद रखना कि जब भी आपके पास में चुंबक होगी तो चुंबक में जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती हैं, लेकिन अंदर की तरफ में साउथ से नॉर्थ जाती हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा कई बार गया है कि चुंबक के अंदर जो होती है इनर पार्ट में चुंबकीय रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा हो सही आंसर, तो सी आंसर सही होगा। आते हैं 14 पे। 14 क्या कहता है, कहता है कि मेरे पास में दो प्रतिरोध हैं, यानी मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक है 20 का और एक है 40 ओम का। कैसे जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये इस तरीके से जुड़ा होगा। ठीक है, एक ये हो गया और एक होगा इस तरीके से। ठीक है, और जब भी प्रतिरोध जुड़े होंगे और यहां पे करंट को फ्लो कराना है तो यहां बैटरी भी होगी, तो ये मैंने बैटरी बना दी। अब आप बात करते हैं कि ए जो दिया गया है वो कितना है, तो ए वाला जो ओम है, यानी ए वाला जो प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम है। बी वाला जो प्रतिरोध है वो कितना है, 40 ओम है। और बैटरी मेरे पास में कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। इतना हमने बना लिया। अब वो बोल रहा है क्या कि ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होंगी। तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो आपको पता है कि हमारे पास में ओम का नियम काम करेगा, और ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ए और बी में प्रवाहित धारा अलग अलग बतानी है। तो ए मेरे पास में कितना है, 20 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे धारा निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा, बी अपॉन आर। ठीक है, आई बराबर क्या होगा, बी अपॉन आर। और जब मैं बी अपॉन आर की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले 20 यानी ए वाले के लिए बात करूंगा। तो ए वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो आई बराबर हो जाएगा 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारा पास में, रेजिस्टेंस है हमारे पास में 20। ठीक है, ये कितना है, 20 है। तो अब आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो आप देख लो, जब हम इसे काटेंगे तो 2 से अगर मैं काट दूं तो ये आएगा 3 बार, और ये जाएगा 10, और हो जाएगा आपका 0.3। और आई का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। ठीक है, तो ए तो हमारा निकल गया 0.3। तो अब इस आधार पर आपका सी गलत, डी गलत, या तो 0.3 इसका मतलब या तो 0.15 होना चाहिए या फिर 0.3 अगला भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं, बी वाले के लिए बात करें तो आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर होगा, तो बी ये है, और रेजिस्टेंस बी वाला यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी हमारा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा 40। इसको काटोगे, 2 से काटेंगे ये 3 बार, और ये हो जाएगा 3/20, 3/20। ठीक है, इसको काट लो तो क्या आएगा, 0.15 आएगा। इस आधार पर आपके पास में आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग बताना है। ए और बी यहाँ पे हमें जोड़े हैं समानांतर क्रम में, और बैटरी है हमारे पास में 6 वोल्ट की। तो ए में धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो ए में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 0.3 एम्पियर की, और बी में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 0.15 एम्पियर की हो रही है। ठीक है, बिल्कुल त्रिषा शर्मा, ए आंसर होगा। जय बाबा दुर्बलनाथ, कुलदीप सूर्यवंशी खटीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है, पौधे के श्वसन में, सांस तो भाई हम भी लेते हैं पौधे भी लेते हैं, दोनों ही सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया दोनों ही कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस दोनों में होती है। तो गलत कथन का चयन करना है मुझे, यहां पे क्या बताना है, गलत कथन कौन सा होगा, इन चारों में गलत कथन कौन सा होगा। तो यहां पे बोला गया है कि बड़े अंतरकोशीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं। तो आपको पता है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो यहाँ पे कोशिकाओं में ज्यादा है, और अगर वहां पर अगर ज्यादा है तो या तो उस जगह वायु होगी या फिर क्लोरोफिल होगा। ठीक, तो ये बात सही है, हमें तो गलत बताना है, ये तो हमारा सही है। पौधे रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, तो आपको भी पता है कि हम जो हैं, पौधे जो हैं, पौधे के पास में होती हैं पत्तियां, और ये पत्तियां जो होती हैं, यहां पर इन पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और जिनके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से पत्तियां जो हैं सांस यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस को करती हैं। तो का बी सही है। सी क्या कहता है,
कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। तो आप बताओ कि दिन के समय में हम क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय की अगर मैं बात करूं तो पौधे तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिन में क्या होता है? दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहां पे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कहा जाता है कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो दिन में छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होंगे? अवशोषित करेंगे, और ऑक्सीजन को वेस्टेज के रूप में क्या कर रहे होंगे? बाहर कर रहे होंगे, यानी उत्सर्जित करते हैं। तो आप बताओ कि ये रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होती है, उस रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है? पेड़ भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, यानी छोड़ते हैं। ये कहां पर? ये रेस्पायरेशन में होता है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस यानी दिन की बात आ रही है, तो दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वेस्टेज के रूप में बाहर छोड़ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। कैसे हो जाएगी? वो तो ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में मिश्रित होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बाकी जो है वो गलत पूछा गया है, तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आया समझ? इसी के साथ में, क्योंकि यहां पे क्या है, फोटोसिंथेसिस की बात आ रही थी, दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता है, सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पत्तियां खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। लेकिन रात के समय में क्या होता है? रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और नहीं होता है तो क्या होता है कि हम पौधे की तरह, यानी हम और पौधे दोनों एक ही तरह से रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं। हम भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं रात के समय में, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप रात के समय पेड़ के नीचे ना सोएं। कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की तक क्लास में आपको पता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में आज की क्लास आपकी यहाँ पे एंड होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आज की वीडियो देख ली और आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, तो आप सारी वीडियो को यहाँ से आकर देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है 17 अगस्त 2022 से शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद 18 की फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आज हम 30 अगस्त की शिफ्ट सेकंड को कंप्लीट कर रहे हैं। गुड इवनिंग कमल प्रसाद भाई, बहुत लेट आए हो। क्लास का होता है यहाँ पे एंड। इसी के साथ में यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई पढ़ लिया है तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे क्या? यादविन स्मार्ट क्लासेस, और वहां पे जब सर्च करोगे तो उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको लिंक के साथ हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ। ठीक है, तो यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि हम लोग लेकर आ रहे हैं एक साइंस स्पेशल बैच, और ये साइंस स्पेशल बैच आपको मंडे से रेगुलर क्लास के साथ में आपका स्टार्ट होने वाला है। बाकी अभी तक हम डेमो क्लासेस दे रहे थे, तो आपको डेमो क्लासेस मिल चुकी होंगी, और आपने यहाँ पे डेमो क्लासेस यूट्यूब पर भी देखी होंगी, और जिन लोगों ने कोर्स खरीद लिया है उन लोगों को वहां पर बैच में मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे डेमो क्लासेस पसंद आई हैं तो आपको करना क्या है? तो आपको ये बैच अगर लेना है तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगा, साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच में क्या स्पेशल है? तो भाई लाइव क्लासेस हम देंगे प्रोवाइड यहाँ पे रोजाना रेगुलर, जो कि रहेगी कब? मंडे से फ्राइडे। याद रखना ये क्लासेस जो रहने वाली हैं मंडे से स्टार्ट होगी, और मंडे से फ्राइडे ये क्लासेस रहने वाली हैं। और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जैसे ही अगर लाइव क्लास हो जाती है उसके बाद में आपको ये क्लासेस जो होंगी वो रिकॉर्ड में भी अवेलेबल रहेंगी। इसी के साथ जो भी क्लासेस कराई जाएगी उसकी पीडीएफ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। के बाद यहाँ पे कंटेंट जो होगा बाइलिंगुअल रहेगा, ये आपने देख ही लिया होगा। अगर डेमो क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पे आपने मेरा कंटेंट देखा होगा, जिसमें मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंटेंट को प्रोवाइड करता हूँ।
इसके साथ ही थ्योरी जो मैं कराऊंगा, अगर स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। अपडेटेड कंटेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं आने वाले हैं, जो नहीं आने वाले हैं उनको कराया भी नहीं जाएगा, तो वो चैप्टर जो हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, उन चैप्टर को यहाँ पे हम आगे नहीं कराने वाले हैं, इसलिए अपडेटेड कंटेंट रहेगा। और 2024 के एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ में अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको चीजें समझ में इतनी जल्दी नहीं आएंगी। थ्योरी आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन के ऑप्शन किस तरीके से लगाने हैं, तो आप वहां पर आप जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दोगे आप चीजें नहीं सीख सकते। इसलिए हम यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये बैच कहाँ मिलेगा, तो ये बैच हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और आपको अदर बैच भी अगर दिख रहे हैं तो ये सम्मान बैच और ग्रुप डी चैंपियन बैच, जो कि यूपीएसआई और ग्रुप डी के लिए बनाए गए हैं, तो आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपकी क्लास आज खत्म होती है, तो ये क्लास यहाँ पे आपको समझ में अगर आई होगी तो आप जरूर इसको, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि अपडेटेड चीजें वहां पर आती रहेंगी और वहां पे जो भी अपडेट रहेगी, चाहे वो बैच से रिलेटेड हो, चाहे इसके अलावा जो एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हो, सारी आपको अपडेट वहां पे मिलती रहेंगी। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर 99 रुपये को खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 99 रुपये में आपको ऐसा बैच मिल रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, जिसमें आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूं कि इतने कम रेट में पूरे YouTube पे पूरी एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन आप देखोगे, 99 रुपये में आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं देने वाला है। तो आप पढ़ाई भी यहाँ पे करेंगे 99 में, पढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट भी आपको समझेंगे, यहाँ पे थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। तो इतना सारा कुछ अगर 100 रुपये में मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खर्च करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने ये 99 रुपये जो खर्च किए हैं, इसमें हमें 1000 से ज़्यादा का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।